Good morning. Today's subject is legal ethics, in which we'll discuss about the Legal Practitioners Act 1879. In this act, the term legal practitioners has been taken to mean advocates, wakils, or attorney of a high court and pleaders, mukhtar, or revenue agents. All these were brought under the jurisdiction of the High Court. लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के अंतर्गत लीगल प्रैक्टिशनर्स किसे बोलते थे इसके बारे में बताया गया है। तो लीगल प्रैक्टिशनर्स में कौन कौन व्यक्ति शामिल किए जा सकते थे। तो पहला था एडवोकेट, पहला नाम किसका आता था? एडवोकेट का। दूसरा वकील्स भी हम उन्हें बोलते थे, और अटॉर्नी जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे उनको हम अटॉर्नीज बोलते थे। एंड प्लीडर्स, मुख्तार्स और रेवेन्यू एजेंट्स। प्लीडर्स और मुख्तार्स जो जिला स्तर के न्यायालयों पर प्रैक्टिस करते थे। रेवेन्यू एजेंट्स जो ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में लीगल सहायता प्रोवाइड कराते थे, उन्हें हम बोलते थे रेवेन्यू एजेंट्स। ऑल दीज वर ब्रॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। ये सभी जो कैटेगरीज थी लीगल प्रैक्टिशनर्स की वो हाई कोर्ट के अंडर में आती थी। उसके बाद आया इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में आया था। देखिए, आज जो हम इंडियन बार एग्ज़ाम फाइट करते हैं वो एग्ज़ाम इंडियन बार काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ही कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये अधिनियम बना था 1926 में। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट का? वो कहता है ऑफ दिस एक्ट एम्पावर्ड द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स टू सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ प्लीडर्स एंड मुख्तार्स। सेक्शन 6 ऑफ द बार काउंसिल एक्ट 1926 बताता है कि प्लीडर्स और मुख्तार्स की जो लीगल प्रैक्टिस है उसे सस्पेंड करने का और उसे समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो इस एक्ट के अंतर्गत रूल 6 में, सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करता है मेड प्रोविजंस टू इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स एज टू प्लीडर एंड मुख्तार। प्लीडर और मुख्तार के रूप में अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहता था 1926 के बाद, तो उसे इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 इस तरीके का एक सर्टिफिकेट कि आप प्लीडर के रूप में और मुख्तार के रूप में रजिस्टर्ड किए जाते हो, एक सर्टिफिकेट इशू करती थी। उसके बाद ही कोई व्यक्ति प्लीडर और मुख्तार के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल होता था। आज की भाषा में हम बोलते हैं कि हमने अपने आप को एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। उसके बाद आया, देखिए, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉज इनेक्टेड to give effect of the recommendations of the Indian Bar Committee 1923। इंडियन बार काउंसिल एक्ट जो अस्तित्व में आया उससे पहले एक कमेटी का गठन किया गया था 1923 में। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 की स्थापना हुई। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वाज टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल एंड टू confer power and imposes duties to consolidate and amend the laws related to the legal practitioners। तो इसमें क्या क्या पावर्स दी गई? पहली चीज़ कि इंडियन बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसकी स्थापना कैसी होगी, वो इंडियन बार कमेटी ने रिकमेंड किया। दूसरी चीज़, इंडियन बार काउंसिल को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी और क्या क्या दायित्व उनके ऊपर आरोपित होंगे। किसके संबंध में? विधिक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के संबंध में उनको क्या क्या अधिकार, शक्तियाँ और कर्तव्य उनके होंगे, वो सारी बातों का रिकमेंडेशन
इंडियन बार कमेटी 1923 ने किया था। द एक्ट मेड प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बार काउंसिल फॉर एवरी हाई कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। तो इंडियन बार काउंसिल एक्ट जो है वो उसकी स्थापना बार काउंसिल प्रत्येक हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट हैं उनके लिए प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए बार काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, उसके अंदर 15 मेंबर्स रखे गए थे प्रारंभ में। इवन आफ्टर दिस एक्ट द हाई कोर्ट हैड पावर ऑफ एनरोलमेंट of advocates and the functions of the bar council was advisory in nature। इंडियन बार काउंसिल एक्ट बनने के बाद भी देखिए क्या होता था, हाई कोर्ट जो था उसके पास ये पावर थी कि वो एडवोकेट को रजिस्टर करे, क्योंकि हर हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। साथ ही साथ बार काउंसिल का जो फंक्शन रह गया था वो केवल इतना ही था कि वो हाई कोर्ट को एडवाइज़ करे। उसका नेचर सिर्फ एडवाइजरी नेचर का रह गया था, उसके पास कोई विशेष शक्तियाँ और अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार और शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास ही थी। इसके बाद लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विधि व्यवसाय में क्या परिवर्तन हुआ। तो ऑल इंडिया बार कमेटी 1951 दोबारा एक कमेटी का गठन किया गया 1951 में। द इंडियन बार कमेटी 1951 हेडेड बाय जस्टिस SR दास। जो इसके प्रमुख बनाए गए वो थे जस्टिस SR दास। उन्होंने रिकमेंड किया कि इंडियन बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल का अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। अलग अलग एक केंद्र में होगी जिसे हम बोलेंगे इंडियन बार काउंसिल, जो पूरे भारत में सभी बार काउंसिलों का मॉनिटरिंग का काम देखेगी। और दूसरा होगा प्रत्येक राज्य में एक स्टेट बार काउंसिल। पावर ऑफ एनरोलमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ एडवोकेट्स शुड वेस्टेड इन द बार काउंसिल्स। वकीलों के अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन, उनका सस्पेंशन, उनका रिमूवल, ये तीनों शक्तियाँ जो होंगी वो बार काउंसिल्स के पास होंगी, ना कि हाई कोर्ट्स के पास। तो देखिए लीग इंडिपेंडेंस के बाद जो रिकमेंडेशन बार कमेटी 1951 ने दिया, उसके बाद से इंडियन बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल्स को वाइड पावर्स मिल गई, उनके फंक्शंस बढ़ा दिए गए। अब एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन और डिसमिसल पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है बार काउंसिल। होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।